अध्याय 6 देख रहे हैं। न्यायपालिका। न्यायपालिका द जुडिशरी। न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे आज। इसमें हमेशा हमने कोर्ट के बारे में जब भी सुना है या जब भी हम बात करते हैं वकीलों की, जजों की, तो हमने देखा है कि दो लोग हैं, उनके बीच में कुछ कलह हो गया या कोई जमीन का विवाद हो गया कि भाई हमारी जमीन में रोड नहीं है या आपने मेरी जमीन बेच दी मेरे साइन गलत करके। ये सब चीजें हम देखते हैं, लेकिन न्यायपालिका यहां तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका का बहुत बहुत बड़ा या कहें बहुत विस्तृत इसका कार्य क्षेत्र है। ये बहुत सारे राजनीतिक काम हैं जिनको अंजाम देती है। यानी कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये अगर माने तो ये वास्तव में विश्व के सबसे जबरदस्त शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो ये समझेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। जब हम कहें कि न्यायपालिका जो है जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है। अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यानी न्यायपालिका हमारे अधिकारों की कैसे रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या कैसे करती है। अब संविधान तो लिख दिया गया है, अब उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या का मतलब क्या मतलब है, और भारत की संसद और न्यायपालिका के बीच में आपस में संबंध क्या है। क्योंकि संसद यानी कि जो व्यवस्थापिका है, यानी कहें लेजिस्लेचर, और इसके अलावा जो न्यायपालिका है, ये दोनों पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के पिलर्स हैं। तो इनके बीच में आपस में संबंध क्या है, क्या मोहब्बत के संबंध है या कुछ कुंठा के संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमें स्वतंत्र न्यायालय चाहिए क्यों। क्यों नहीं न्यायपालिका गवर्नमेंट के अंडर में होती, क्यों नहीं न्यायपालिका किसी और के अंडर में होती। तो देखें कि किसी भी समाज में, अब आपके घर में देख लीजिए, आप और आपकी अगर बहन है या भाई है, उनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती होगी। दिक्कत कि तूने मेरा पेन उठा लिया, मम्मी इसने मेरा ये कर दिया, पापा मेरा ये कर दिया, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है। बड़े लेवल पे आ जाए, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद उठ जाते हैं। तो चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप समूह हो, या व्यक्ति और समूह हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उठ जाती है, गाहे बगाहे, चाहे ना चाहे। अब जरूरी यह होता है कि जब आप दोनों अपने पापा के पास जाएं या मम्मी के पास जाएं, तो आपके पापा या मम्मी बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि बेटा मेरा प्यारा है, बेटी मेरी प्यारे नहीं है, तो बेटे के फेवर में डिसीजन दे दिया। यानी कहने का मतलब यह है, कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन का मतलब यह है कि चाहे धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आगे का हो, पीछे का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए बिल्कुल समान कानून लागू होना चाहिए। इसी को हम कानून का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो न्यायपालिका की जो पहली भूमिका है वो ये है कि कानून का शासन हो और कानून के शासन की रक्षा करना, और ये ध्यान रखना कि हर चीज जो है वो कानून या फिर लॉ के हिसाब से हो। तो कोई भी विवाद हो, मान लीजिए एक प्रेसिडेंट और एक ऑर्डिनरी हमारे और आपके जैसे आदमी के बीच में कुछ दिक्कत हो गई। वो एक एग्जांपल लेते हैं। जब ये जुडिशरी के सामने जाएं, तो जुडिशरी के सामने वो प्रेसिडेंट भी उतना ही महत्व रखता हो जितना कि एक ऑर्डिनरी आदमी, एक नॉर्मल सिटीजन। यानी का मतलब ये है कि दोनों को बराबर नजर से देखा जाए और केवल कानून को देखा जाए, और कानून के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट अगर इन्होंने कुछ किया है तो इन पे भी बात कर ली जाए। वैसे इनको इम्यूनिटी होती है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल लिया मैंने। इसका मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या कोई एक समूह ये तानाशाही करने लगे। अगर आप पे कोई जुल्म हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे जुडिशरी के पास। जुडिशरी अगर कानून के हिसाब से नहीं फैसला करती, वो देखती ये जो ग्रुप है, ये आदमी पावरफुल है, इसके लिए फैसला दे देती हूं, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। अगर न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसमें कोई भी राजनीतिक प्रभाव, कोई भी पार्टी वाला ना आ जाए कि देखिए मेरे पार्टी की सरकार है, आप ये करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता हूं तो इसका सीधा मतलब यह है
कि पहली चीज यह है कि सरकार के दो अंग हैं। कौन से? एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, और तीसरा अंग ये जुडिशरी है। तो सरकार के जो दो अंग है, एक विधायिका और एक कार्यपालिका जो है, उनके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। इसका मतलब जहां मैं न्यायपालिका की बात करता हूं, इस न्यायपालिका में ना तो जो विधायिका है जो कानून बना रही है और जो उस कानून को लागू कर रही है, वो न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप ना कर पाए, बाधा ना पहुंचा पाए। राइट? सरकार के कोई भी अंग हो गया, केवल ये नहीं, सरकार के जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये भी एक अंग है, मतलब हमारे डेमोक्रेसी का तो है ही, इंडिपेंडेंट है वैसे, लेकिन सरकार का कोई भी अंग हो गया, वो भी न्यायालय पे कोई अनुचित दबाव ना डाले और इनके कामों में हस्तक्षेप ना करे। इसलिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी हो जाती है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी हो जाता है। न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका से या सरकार के किसी भी अंग से बिल्कुल भी अलग होनी चाहिए, कोई उनके ऊपर हस्तक्षेप ना हो, कोई उनके ऊपर बाध्यता ना हो। अब एक साहब है यहां पे जिनको हम कहते हैं जज, ये होते हैं न्यायाधीश। अब ये न्यायाधीश है, जब ये फैसला लें तो इनको कोई डर ना सताए कि आज मैं फैसला दे दूं, ये दो पार्टी है, ये बड़ा पावरफुल है, ये कल को मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है ना। पावरफुल आदमी है या इसकी सरकार है या जो भी, इसका पावर देख के, पैसा देख के ये ऐसा ना करें कि नहीं इसी के फेयर में फैसला दे देता हूं। यानी कि न्यायाधीश बगैर किसी भय के, डर के या भेदभाव के, कोई डिस्टिंक्शन ना पाले हुए अपना कार्य कर सके। तो ये तीनों कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। ध्यान रखें, न्यायपालिका देश की डेमोक्रेसी, राजनीतिक संरचना जो है उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, वो अलग से नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल अलग है। डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स में से, तीन स्तंभ जो होते हैं लोकतंत्र के, उसमें एक स्तंभ जो है न्यायपालिका है। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज मैं बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका जो है वो, एक सवाल है आपके आखिर में आएगा, पूछा गया है कि न्यायपालिका आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, किसी को जवाब देना नहीं है इसको, तो फिर क्या ये तो इसकी जवाबदेही तय नहीं होगी क्या? बिल्कुल तय होगी। न्यायपालिका देश के संविधान, पहली बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक परंपरा जो हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, और तीसरी चीज है जनता, मैं और आप, जनता हम तीनों के प्रति जवाबदेह है। ऐसा नहीं है कि वो जवाबदेह नहीं है, हम तीनों के प्रति, हमारे आपके जो हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन चले आ रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनके प्रति जवाबदेह है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब इसमें जरूरी बात यह आ जाती है कि इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, क्योंकि भय और डर का माहौल तब तक रहता है जब तक आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर है, ये मेरे कुछ मेमो ना लिख दे, मेरे लिए कुछ गलत ना लिख दे, मेरी तनख्वाह ना काट ले, इसलिए तो डर लगा रहता है ना। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके मामले में विधायिका कौन सी हो गई? या तो आप पार्लियामेंट ले लें, संसद, या फिर आप विधानसभा ले लें, ये दोनों ही शामिल नहीं है। विधायिका न्यायाधीशों के नियुक्तियों में, अपॉइंटमेंट में कहीं भी शामिल नहीं है। अगर नियुक्तियों में कहीं दलगत राजनीति आ गई, बीजेपी कांग्रेस आ गया, तो मामला हो जाएगा गलत। न्यायपालिका के रूप में या कहें न्यायाधीश के रूप में अगर आपको अपॉइंट होना है तो आपको क्या होना चाहिए? आप एडवोकेट होने चाहिए या आपको वकालत, चाहे आपने वकालत की हो, एडवोकेट हो या कानून, इसका आपको बहुत जबरदस्त अनुभव होना चाहिए या आप इसके विशेषज्ञ होने चाहिए। यही आपके लिए मेन चीज है न्यायाधीश बनने के लिए। न्यायाधीशों का जो काम है बड़ा निश्चित होता है। जैसे आप सरकारी आदमियों का लेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर 60, वो 22 या 23 साल में या 25 साल में रिक्रूट होते हैं, 60 साल तक वो अपनी नौकरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले इनको कोई हटा नहीं सकता, सरकार ने नौकरी दी है। इसी तरीके से जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नौकरी या उनका कार्यकाल निश्चित होता है। अब जब इनकी नौकरी बिल्कुल सेफगार्ड हो गई या कहें उनकी कार्यकाल सुरक्षित हो गया, तो जब उनको कोई हटा नहीं सकता, उनकी नौकरी पूरी होगी, तो ना तो उनको कोई भय होगा और ना वो किसी भेदभाव के कारण काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि संविधान को आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि अगर आपको किसी न्यायाधीश को हटाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाना है, तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, इतनी कठिन प्रक्रिया है, इतनी टफ और टीडियस प्रोसेस है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे
कि आज तक एक भी जज हमारा इम्पीच नहीं हुआ है। महाअभियोग तो डाला लोगों ने, लेकिन कभी वो कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है आज तक। एक और चीज समझ लीजिए, अब सब चीज जो है पैसे से चलती, जेब में पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो न्यायाधीश के का जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, मतलब जजेस का जो पैसा आता है, उनकी जो सैलरी है, वो उसमें भी कहीं भी विधायिका का कोई रोल नहीं है। कहीं भी पार्लियामेंट, कहीं भी विधानसभा, कहीं भी विधायक, कहीं भी सांसद इसमें कहीं नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर जज ने कोई फैसला ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, यानी किसी भी केस पे कोई डिसीजन दिया, तो कोई भी सांसद, कोई भी विधायक और कोई भी मैं और आप इनके डिसीजन की अवमानना नहीं कर सकता। यानी कि इनकी जो भी इन्होंने निर्णय लिया उसका हम क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, बड़ी बात है ये, कभी बैठ के कुछ बोल मत दीजिएगा। क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते आप, जो भी उन्होंने किया है बस उनका आदर करना है आपको। क्योंकि अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषित पाया जाता है, अगर आप में से कोई भी किसी ने भी क्रिटिसिज्म किया, तो न्यायपालिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको दंडित कर सकती है, क्योंकि पावर तो इनके पास है, जेल में भेज सकती है आपको। तो इस चीज से बचना है आपको। दूसरी चीज, संसद न्यायाधीशों के जो आचरण है उस पर केवल तब चर्चा कर सकती है। संसद, आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जिसमें जो देश को चला रही है, वो भी न्यायाधीशों या कोर्ट उस पर कुछ नहीं कह सकती, इनके बारे में बात तक नहीं कर सकती है, दबे जबान में भी बात नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर संसद में जज और कोर्ट के बारे में तभी बात होगी जब किसी भी जज के लिए महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, तभी आप वहां की बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप बात नहीं कर सकते। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अभी जैसे हमने देखा कि इनकी नियुक्ति जो है उसमें कहीं भी विधायिका शामिल नहीं होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक रूप से इसमें विवाद थोड़ा बहुत रहा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रक्रिया आती है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। हम एक जगह तो कहते हैं कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, किसी से उसका लेना देना नहीं है, अपना आराम से दो पार्टी आती है, उनका डिसीजन बता देती है कि भाई फैसला कि तुम सही हो तुम गलत हो, है ना। लेकिन इसमें राजनीति कहां से आती है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सबसे बड़े आप समझिए जज हैं, उनकी नियुक्ति के मामले में क्या परंपरा बनी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितने भी न्यायाधीश हैं, उनमें जो सबसे सीनियर, ये साहब सबसे सीनियर है, जो सबसे सीनियर होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ये परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा है। लेकिन इसको 2 बार तोड़ दिया गया। जहां आपने परंपरा को तोड़ा, या जहां पर जो चीज रूल्स रेगुलेशन की तरह चली जा रही है उसको आपने तोड़ा, इसका मतलब आ गई राजनीति। 1973 इसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, 1 2 3, इनको छोड़कर यहां पे चौथे साहब जो थे वो आ गए नंबर 1 पे। इनका नाम था न्यायमूर्ति A.N. रे। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद 1975 में भी ये कथा दोहराई गई। यहां पर क्या हुआ कि खन्ना साहब थे, HR खन्ना, ये सबसे सीनियर थे, लेकिन इनके पीछे थे M.H. बेग, ये साहब आ गए, ये CJI बन गए। राजनीति इस तरीके से आती है। और सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझना ये जरूरी है क्योंकि बार बार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के शब्द आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वो किसके सलाह पे करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। और इनकी यहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी बात सुन के करते हैं? वो सुन के करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बात सुन के प्रेसिडेंट ये इनको चूज करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या पावर है हमारे? प्रेसिडेंट की कोई पावर नहीं है। इनकी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट की पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर CJI के सलाह में इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। तो आगे ना राजनीति, ये तो राजनीति वाले ही लोग हैं, है ना। तो ये इसमें थोड़ी सी एक चीज है अभी भी।
इसका मतलब ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति किसके पास है। असली पावर तो देखिए, ये तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं, सीजीआई के कहने से कर रहे हैं, लेकिन यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद, जो मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, अभी हम 2019 की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो साहब यहां पर इलेक्ट हुए होंगे, यहां इलेक्ट होंगे, वो उनको किसने वहां अपॉइंट किया होगा? ये तो प्राइम मिनिस्टर, अगर काउंसिलर मिनिस्टर किसी पार्टी के तो वही तो करेंगे। मान लीजिए कांग्रेस होती तो कांग्रेस करती, ये तो कोई भी पार्टी होती तो वो करती। तो आ गई दलगत राजनीति, तो आ गई ना यहाँ पे। देखिए 1982, 1982 और 1998, इसके दरमियान ये बात बार बार आई, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है, आप एक जगह कह रहे हैं इंडिपेंडेंट भी, एक जगह देख रहे हैं कि अरे ये तो सरकार ही तो इन लोगों को रख रही है। तो शुरू में न्यायालय का ये विचार था कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी भूमिका पूरी तरीके से जो केवल सलाहकार की है, वो केवल सलाह दे सकता है, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं 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 इसको नहीं, इसको करिए। सीजीआई के कोई केवल एक सलाहकार के रूप में, जिसकी बात सुनी भी जा सकती है, जिसकी बात सुनी नहीं जा सकती, सलाह देता है, बस वो एडवाइस देता है। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना, यहां पर देखिए इसके बीच में न्यायालय ने माना कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। यानी सीजीआई अगर कुछ कहता है और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि नहीं 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 मुझे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने इसको बनाने के लिए कहा है, तो सीजीआई की बात जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात जो है वो ज्यादा मान्यता रखनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक व्यवस्था की गई। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई, इसके अलावा 1, 2, 3, 4 मतलब सीजीआई जो हो गए, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अलावा 4 बड़े वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो वरिष्ठ साहब हैं ये लिस्ट देंगे, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट इनमें से छांटेंगे। आप समझ गए? पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के हाथ में होता था, सीजीआई के सलाहकार होते थे। लेकिन अब सीजीआई क्या करेंगे, 4 लोगों के साथ बैठ के सारे नामों की एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या हो गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही और प्राइम मिनिस्टर ही हो गए, ये लोग इलेक्ट करेंगे या अपॉइंट करेंगे किसको किसको हमको चूज करना है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी जो ज्यादा राजनीति घुस रही थी, एंटर हो रही थी, वो थोड़ी कम हुई उसके बाद, राइट। तो न्यायपालिका की जो नियुक्तियां हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये समझ लीजिए आप। यहां पर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रोल पैदा कर ही रहे हैं। यानी आपका एक तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीजीआई और 4 जज, बड़े जज, और यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सब मिलके जो अपॉइंटमेंट है वो करते हैं। एक बात समझिए, न्यायाधीशों को पद से हटाना है, सरकारी नौकर को हटाने के लिए बहुत बहुत लंबा प्रोसीजर है, पता है आपको। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीशों को हटाना है तो वो इतना बड़ा और इतना, मैंने कहा ना, टफ और टीडियस प्रोसेस है ये। अगर कोई एक न्यायाधीश है, उसका कदाचार क्या कहते हैं, जिसका सही आचार विचार ना हो, मतलब सही तरीके से वो उसकी हरकतें ठीक ना हो, यानी कोई इस पे केस हो गया, जैसे मोलेस्टेशन का केस हो गया, या उसने गलत तरीके से ब्राइब ले ली, भ्रष्टाचार कर लिया, या वो अयोग्य हो, वो योग्य ही नहीं, या तो उस पर कोई ऐसे ज्यादा आरोप लग गए, या उसकी आरोप सिद्ध हो गए, या फिर वो अयोग्य हो गया, उस नाम पे ही इस बंदे को हटाया जा सकता है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है इनको हटाया जा सके। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो, अब संसद पर बात पहुंच गई है, संसद में जो सदस्य हैं उनमें पहले तो आम सहमति होनी चाहिए, तभी इनको हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उनकी नियुक्ति में ये जो साहब लोग थे, ये जो जिनकी लिस्ट भेजी गई थी, मैं फिर से यहाँ बताता हूँ, ये जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं, इनको अपॉइंट करने में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत भूमिका है। कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर इन्हें हटाना है, इनको हटाना है, तो इनको हटाने में, जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो यहां मैंने कहा थोड़ा बहुत रोल क्या है इनका, है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पे ही काम करते हैं। लेकिन जब इनको हटाया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर और जो सीओएम है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब इनको हटाया जाएगा
तब इनका रोल तो है ही है, पूरे संसद का रोल है। समझ गया आप? मैं फिर से समझाता हूं। जब इनको अपॉइंट कर रहे हैं तो किसका रोल है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, है ना, और साथ में सीजेआई और 4 जो इंपॉर्टेंट जज है वो इनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर इनको हटाना है तो संसद पूरी आ जाती है, यानी कि यहां पर अब विधायिका का रोल आ जाता है। कार्यपालिका ये है, ये कार्यपालिका है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया, हटाने में पूरे संसद का रोल आ जाता है। अब तक जो है संसद के पास कोई भी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक ही प्रस्ताव आया। इसको मैं जरा यहां पर बताऊंगा आपको, पहले इसको देख लेते हैं। लेकिन कुल सदस्य संख्या का बहुमत उनको प्राप्त नहीं हो सका। यहां पर ये साहब आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है न्यायाधीश, न्यायमूर्ति है रामास्वामी। तो इन पे ये आरोप आया था, लेकिन ये नहीं हटाए जा सके। तो कोई भी जज, नो जज, आज तक कोई भी जज को हटाया नहीं जा सका है। इनके ऊपर महाभियोग वगैरह डालना पड़ता है। 6 जज है, मैंने दीपक मिश्रा जी का नाम नहीं लिया, तो 6 इनको मिला के 7 कर देते हैं। अभी अगर और अभी हो गए हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने अभी लेटेस्ट जानकारी निकाली है उसमें 7 जज ऐसे हैं, जिसमें अगर मैं जस्टिस मिश्रा को, दीपक मिश्रा को ले लूं तो इन्होंने सबके लिए कोशिश की गई, 7 लोगों के लिए, कि इनको कोर्ट से, मतलब इनकी जगह से हटाया जाए। आज तक किसी को हटाया नहीं जा सका है, ना रामास्वामी साहब को, ना दीपक मिश्रा साहब को, ना किसी और को। न्यायपालिका की संरचना क्या है इसकी, न्यायपालिका की? तो यहां पर शुरुआत ऐसी होती है कि भारत में सबसे ऊपर सर्वोपरि क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रहे कि भारत में अगर हम पूरे देश को इस तरीके से माने और ये हमारे कुछ प्रांत हैं, तो ऐसा नहीं है कि देश के लिए अलग एक कोर्ट है और यहां प्रांत अपनी अलग कोर्ट बना के बैठी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर पे, स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे न्यायालय नहीं है। यानी हमारा एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर है, और पिरामिड स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगा। उसके बाद नीचे अगर यहां पर देखें तो यहां पर आपका हाई कोर्ट आएगा। फिर इसके नीचे आते हैं आपके, जिसे हम जिला या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सबसे पहले इनके काम ही मैं बताता हूं आपको। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके फैसले जितने भी नीचे आप दिखाई देंगे आपको, उन सबको मानने पड़ते हैं, सर्वोच्च है। जो इसके नीचे वाला उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों का तबादला कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जजेस का तबादला करता है, ट्रांसफर करता है। कहीं भी मान लीजिए जिला अदालत के पास कोई एक ऐसा केस है जिसमें लगता है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है या जनता पब्लिक के बारे में है, तो ये केस सर्वोच्च न्यायालय कभी भी अपने पास मंगा सकता है। मतलब कहीं से भी नीचे स्तर के जितने भी कोर्ट्स हैं वहां से वो मंगा सकता है। इसके बाद ये कोई भी उच्च न्यायालय में अगर एक कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसे दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। यानी मान लीजिए एक ऐसी जगह है, यहां पर हाई कोर्ट है। अब यहां पर जो वादी है, प्रतिवादी है, उसमें एक साहब कहते हैं कि देखिए मुझे यहां पर खतरा है, क्योंकि यहां की जो गवर्नमेंट है उससे वो मुझे रक्षा नहीं करेगी मेरी, या मुझे खतरा है, तो इसको किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये साहब का जो कोर्ट केस है वो यहां चलेगा। ये पावर किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब हम आते हैं उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय क्या करती है? इनके पास साथ भी ऐसे ही है। अब ये इन सबके ऊपर कौन है? उच्च न्यायालय। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों के ऊपर है उच्च न्यायालय। ये जो निचली अदालत है उनके फैसले पर जो अपील होती है उसकी सुनवाई कर सकते हैं। अपील का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई जिला अदालत पे कोई केस आया, अब जैसे आपका और मेरा केस आया और मैं हार गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं उच्च न्यायालय में अपनी अपील डालूंगा कि मैं इस फैसले पे दोबारा सुनवाई चाहता हूं, तो उच्च न्यायालय पे हम अपील कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके लिए आपको याद होगा हमने हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी ये सब पढ़ा था, वो सब रिट ये जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है। जैसे मैंने आपको बताया हाईकोर्ट एक स्टेट के लिए होता है, तो एक स्टेट में हाईकोर्ट है तो यहां के जितने भी मामले हैं उनका निपटारा कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा।
फिर राज्य के क्षेत्राधिकार का मुकदमे का निपटारा ये कर रहे हैं, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, यानी कि इनका जिला अदालत और अधीनस्थ अदालत का जो कंट्रोल है, सुपरविजन है, इनका कामकाज, इनकी देखरेख, इन पे कंट्रोल, ये किसके हाथ में है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के हाथ में है। अब चलते हैं जिला अदालत पे। ये जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। अब किस किस लेवल पे पहुंच गए हम? सेंट्रल लेवल पे पहुंचे, देश के लेवल पे, फिर हम आ गए प्रोविंस लेवल पे, यानी कि हम आ गए हर स्टेट पे, अब हम आ गए स्टेट के डिस्ट्रिक्ट पे, तो जिला अदालत हो गई यहां पर। तो जिले में जो भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई यहां पर होती है। इसके अलावा जो निचली अदालत है, यानी कि जो अधीनस्थ अदालत है, सेशंस कोर्ट जिसे हम कहते हैं, यहां के फैसलों की अपील यहां सुनी जाती है। कि जैसे फिर से बताता हूं, जैसे हम और आप पहुंचे अधीनस्थ अदालत में, यहां पर फैसला आपको पसंद नहीं आया तो आप जाएंगे यहां पर जिला अदालत में, और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला ये जिला अदालत देती है। अगर बहुत गंभीर, जैसे कोई बहुत ही मर्डर हो गया जबरदस्त तरीके से, उसके लिए सुनवाई जिला अदालत करती है। अधीनस्थ अदालत ये और नीचे आती है, सबसे लेवल नीचे है इसका। फौजदारी और दीवानी में इस किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। तो फौजदारी और दीवानी, जैसे मान लीजिए आपके जमीन का विवाद है, एक ये हो गया, एक लेवल, एक कैटेगरी इसकी हो गई। दूसरी कैटेगरी होगी मर्डर हो गया, किलिंग्स हो गई, वो अलग हो गया, तो उसकी सुनवाई यहां पर हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं और थोड़ा इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये आपके सामने है, इसको जरा नजर जरूर इस पे मारिएगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आपके पास मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी सिविल क्रिमिनल, जैसे मैंने आपको बताया, फौजदारी और दीवानी, तो ये सिविल क्रिमिनल कोर्ट, इसके नीचे सेशन जज और चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सब आप नाम सुनेंगे। ये सारे इसमें अलग अलग वेरिएशंस हैं, लेकिन मेन अगर आप ब्रॉड कैटेगरी में समझना चाहेंगे तो आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्या क्षेत्र अधिकार, यानी कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी कि किस क्षेत्र में रह गया। मान लीजिए एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या इसका जुरिस्डिक्शन है। तो इसके लिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सीमा में रहकर ये काम करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य है, उत्तरदायित्व कहां पर लिखे हैं? संविधान में दर्ज है। तो क्या इनके पास क्षेत्राधिकार है, इसको समझिए। पहली चीज, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, कहां कहां तक वो जा सकते हैं। एक है मौलिक, एक है अपीली, एक है सलाहकारी। मौलिक जिसको हम ओरिजिनल कहते हैं, अपीली यानी अपेलेट, सलाहकार मतलब एडवाइजरी। मौलिक मतलब ये है कि संघ और राज्यों के बीच या अलग अलग राज्यों के बीच आपस में निपटारा हो जाए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और बंगाल यानी कलकत्ता गवर्नमेंट, जो आपका वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो सीधा पहुंच जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ और राज्य के बीच में अगर कोई मतभेद है तो यहां पहुंचेंगे। राज्य और राज्य के बीच में मान लीजिए आप तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कोई आपस में मतभेद है, पानी को लेके है ना, कावेरी जल विवाद है, कोई भी विवाद है, वो यहां पहुंच जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। ये हो गया मौलिक। अपीली देखिए, अपीली मतलब ये है कि कोई दीवानी है, फौजदारी है, या तो क्रिमिनल केस है या फिर सिविल कोर्ट केस है, और उसके अलावा जो संविधान से जुड़े मामले, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान से अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के लिए किसी ने जाके कोई याचिका दायर की है, उससे जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना। यानी इनके नीचे क्या आते हैं? हाईकोर्ट आता है। हाईकोर्ट से आप कहां जाएंगे? फिर सर्वोच्च न्यायालय पे जाएंगे, चाहे दीवानी हो, फौजदारी हो या संवैधानिक सवाल हो। सलाहकारी, अब जनहित के मामले PIL किसी ने दायर की या कानून के मसले हो गए, उस मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब इसके अलावा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ना, PIL, जो PIL होती है जनहित याचिका, उस पे भारत के सर्वोच्च अधिकार को बहुत सारे हमारे अधिकार है कि वो अपने आप रिट जारी कर सकती है। जैसे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कर देंगे, इसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश हो गया, निषेध आदेश हो गया, उत्प्रेषण लेख हो गया, अधिकार पृच्छा हो गया, जिसे हम सर्टियोररी कहते हैं। तो ये सारे इनके पास अधिकार है। अच्छा, एक विशेष अधिकार भी है, भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। यानी अगर किसी भी न्यायालय हो, कहीं भी कोई भी न्यायालय हो, वहां पर अगर लगता है, वहां पर ऐसी चीज आती है इनके पास कि उस पर्टिकुलर फैसले में कोई बात आती है
और इनके पास अपील आती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर है। अब ये जो मैंने आपको बताया इसमें 3 चीजें हो गई थी। एक मौलिक क्षेत्राधिकार था, एक रिट संबंधी क्षेत्राधिकार था, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, संबंधी सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो जो जुरिस्डिक्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय के, जो अलग अलग जुरिस्डिक्शंस है यानी उनके जो क्षेत्राधिकार है, उसको जरा मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। मौलिक अधिकार मतलब मेरे और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि वो कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट, मेरे फंडामेंटल राइट में कोई भी छेड़छाड़ करता है, वायलेशन करता है, ब्रीच करता है, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? सीधा हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में कोई दिक्कत हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या स्टेट और स्टेट के बीच में हो रहा है, एक स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में, तो यहां पर अगर कोई कानूनी विवाद है तो कहां जाएंगे? क्योंकि देखिए कोई भी 2 पक्ष है, उनके बीच में कभी कभी विवाद हो सकता है, तो इसको हल करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। सर्वोच्च न्यायालय न केवल ये विवादों को सुलझाती है, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की भी व्याख्या करती है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब इन्होंने कहा संविधान में ये लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये लिखा है, क लिखा है, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है ख लिखा है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट आएगी, वो चेक करेगी, वो कहती ना क है ना ख है, ये तो ग है, या वो ये कहेगी हाँ क जो है वो बिल्कुल सही कहा है या ख का है। तो जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करने वाली है, जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करने वाली है, वही संविधान की व्याख्या, परिभाषा समझने का अधिकार और उसको बताने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिट संबंधी अधिकार क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मौलिक अधिकारों का, हमारे जो मौलिक अधिकार है यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इन पर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए कहां जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। मैं और आप सीधा, अगर हमारे कोई जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, अभिव्यक्ति की आजादी पे कोई हनन करता है या हमारा शोषण करता है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए रिट जारी करता है। रिट अलग अलग जो हमने 4-5 रिट देखी वो जारी करता है उच्च न्यायालय। अब एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी कर सकता है, हाईकोर्ट भी कर सकता है, हाईकोर्ट के पास भी पावर है रिट जारी करने का। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट में कोई फैसला हुआ, अब हाई कोर्ट का जो फैसला, निर्णय हुआ, वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई थोड़ा जैसे मुझे और लगा कि कुछ गलत हो रहा है या मुझे ठीक से इंसाफ नहीं मिला, तो मैं यहां सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां हारे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसको यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, या फिर यह कहे कि संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको समझना मुश्किल हो रहा है, उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट पे अपील की जा सकती है। अपील की ये सुनेगा, कोई मामला ऐसा फंस जाता है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे, फौजदारी मतलब होता है क्रिमिनल केस, मतलब किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, ऐसा मामला। अब ऐसे मामले में जो निचली अदालत, मतलब ये मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी कि हैंग टिल डेथ, तब उसकी अपील, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट नहीं, मैं यहां पर आता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इस आदमी को फांसी की सजा दे दीजिए, तो वो जाएगी हाई कोर्ट से भी वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फांसी की सजा जब जान की बात आती है तो वो ऊपर जा सकते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? अपील करना मतलब अगर यहां पर कुछ हो जाता है किसी निचले कोर्ट में, तो हम ऊपर चले गए, जो ऊपर वाला कोर्ट है वो उस पर पुनर्विचार करेगा, यानी कि अगर जो भी कागज, कानून, एविडेंस, सबको दोबारा से देखा जाएगा, दोबारा से उनकी जांच होगी। यानी कि हाई कोर्ट में कोई अगर फैसला हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये नहीं कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुन के सीधा फैसला कर देगा, ये तो हाई कोर्ट ने जो फैसला है इसको हम मान करते हैं। फिर फायदा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट जाने का? ये जो भी चीज है, मतलब मान लीजिए मेरे ऊपर कोई एक आक्षेप लग गया, तो मेरे जो भी एविडेंस होंगे, मेरे जो वकील होंगे, जो प्रतिवादी और वादी उनके जो वकील होंगे, वो सब लोग की बात सुनी जाएगी, दोबारा जो हमारे एविडेंसेस है उनको देखा जाएगा और उसके बाद फैसला होगा। यदि ये मानते हैं, न्यायालय को ये लगता है कि कानून या संविधान का अर्थ नहीं है जो निचली अदालत ने उन्हें समझा है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस हाईकोर्ट के फैसले को बदल सकती है और जो अलग अलग प्रावधान है उसकी अपनी व्याख्या बता सकती है कि हाईकोर्ट ने इसको गलत समझा है, इसका मतलब ये है, हाईकोर्ट ने इसको क समझा, ये ख था।
सलाह संबंधी अधिकार क्या है? सलाह मतलब एडवाइस करना। अब भारत के ये राष्ट्रपति साहब हैं, भारत के राष्ट्रपति अगर उनको लगता है लोकहित या फिर जनहित, जनता के हित में और संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर उनको लगता है कि मुझे ठीक से आइडिया नहीं लग रहा है, मैं जो इसका कानूनी पक्ष लेने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएं, तो ये साहब कभी भी यहां से एडवाइस दे सकते हैं, पूरा पावर है। सुप्रीम कोर्ट इनको परामर्श भेजेगी, ये इनकी सलाह को माने ना माने। एक और चीज है, मान लीजिए ये सरकार है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट सरकार है। अब ये गवर्नमेंट जो है एक बिल लाना चाहती है। अब अगर ये बिल जो आया पार्लियामेंट में, आप जानते हैं पार्लियामेंट में धुरंधर लोग होते हैं, वहां खासतौर पे वकील है, सांसद है, और ये जो है अगर बिल को सही तरीके से नहीं लाया गया, सही तरीके से इसके पीछे स्टडी नहीं की गई, तो ये तो जाके मुंह के बल गिर जाएगा संसद में। तो इसीलिए इसको कानून बनाने से पहले, बिल को संसद में लाने से पहले इसकी कानूनी राय जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानी जा सकती है, राइट। अब सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि बिल हम भेजें और इसमें कानूनी जो पेंच है या फिर कानूनी चीज को कोई पकड़ के वहीं पे खत्म हो जाए, हमने इतनी मेहनत की है इस पे। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ फैसला दे दिया फिर आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब अगर फांसी की आपकी सजा हो जाती है तो आप कहां जाएंगे? केवल प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट, बहुत ही कम ऐसा हुआ है आज तक केस कि प्रेसिडेंट ने कभी भी किसी फांसी की सजा को मना किया है, माफ किया है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई अधिकारी नहीं है। ये जो भी फैसला करेंगे, चाहे आपकी सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट आप नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे इनकी बात को मानेंगे। ये बाध्यकारी हो जाता है। एक और इसमें चीज आती है, वो है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है? जुडिशियल एक्टिवनेस। हुआ ये कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है खाने को, मेरे पास रहने के लिए कपड़ा मकान नहीं है। अब मेरे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मैं जा पाऊंगा कोर्ट? जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। आप हैं बड़े आदमी, पैसा है आपके पास, आप एनजीओ वाले हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप जो भी हो सकते हैं, आपको गरीबों का ख्याल है, तो आप क्या करेंगे? आप मेरी दशा देखेंगे और आप मेरे बिहाफ पे जाके कोर्ट में पीआईएल या फिर जनहित याचिका दायर करेंगे। मैं नहीं गया, मेरे बिहाफ पे आप गए, मैं आपको धन्यवाद करूंगा और आप मेरे बिहाफ पे यहां पर कोर्ट में केस लड़ेंगे या फिर पीआईएल दायर करेंगे और उसकी सुनवाई लेंगे। ताकि मैं एग्जांपल देता हूं। एक साहब थे, 70 साल में वो बाहर आए जेल से, लबांगू साहब था उनका नाम। 70 साल से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, जेल से बाहर आए और वो 25 से 24 साल के थे जब वो अंदर गए। आपको पता है इस बीच उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई, यानी कि एक बार भी वो कोर्ट ही नहीं गए, पुलिस ने उनको देखा ही नहीं। वो बेचारे इतने साल तक बगैर सुनवाई के जेल में डटे रहे। इनको कौन बचाएगा? ये तो गरीब आदमी है ना बेचारा, इस गरीब को डाल दिया आपने जेल में, कौन बचाएगा इनको? पीआईएल बचाती है इन सबको। तो न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है वो है पीआईएल, यानी कि जनहित याचिका, या इसको सामाजिक व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी के भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है या किसी विवाद में फंसने पर अगर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है, हम ये मानते हैं कि आप पे अत्याचार हुआ, आप ही जाएंगे। हमेशा यही हमने सोचा है कि आपकी जमीन पे कोई हत्या ले तो आप ही जाओ, हम और कोई आदमी को आपके लिए कौन क्या करेगा। लेकिन 1979 में यह अवधारणा बदल गई। ये जो कॉन्सेप्ट था ना दिमाग में लोगों, ये बदल गया। 1979 के बाद जो बदलाव शुरू हुआ, इसमें जो न्यायालय है उसने ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया कि जहां पर बेचारा कोई गरीब है, कोई मार्जिनलाइज्ड है, कोई पिछड़ी जाति का है, कोई गरीब है, कोई पीड़ित आदमी है, वो नहीं बल्कि उसके लिए कोई और एक मुकदमा दायर कर सकता है, पीआईएल दायर कर सकता है। तो इसीलिए जो जनहित याचिका है उस ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे विचार होते हैं। जनहित मतलब होता है जो जन के हित में हो, पब्लिक से रिलेटेड हो। तो क्योंकि ये जनहित में दायर होते थे, जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, तो इसको हम जनहित कहेंगे। इसीलिए फिर आगे चल के इन सब याचिकाओं का नाम जनहित याचिका दिया गया, पीआईएल। एक और सुनिए,
अखबार आया, अखबार में जज ने या कोर्ट में ने एक खबर पढ़ी और ऐसी खबर थी दर्दनाक, जो कोर्ट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इसका खुद ही संज्ञान ले सकता है। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसको हम सुओ मोटो कहते हैं। खुद ले लिया उन्होंने फैसला कि ये बहुत गलत हुआ है, इस पे हमको पक्ष सुनाइए, हम इस पे फैसला देंगे। या आप हैं, आपके पास पैसा नहीं है, एक पोस्ट कार्ड पे बस लिख के भेज दीजिए यहाँ पर। अगर जो कोर्ट है उसको लगता है कि इस पोस्ट कार्ड में जो चीज लिखी है वाकई में इस पे ध्यान देने की जरूरत है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसे कई सारी हमारी प्रारंभिक जनहित याचिकाएं हैं जो कोर्ट ने सुनी और जिसके लिए बहुत बढ़िया फैसले हुए, जिसके लिए आज बहुत सारी जनहित याचिका दायर की जाती है। तो चाहे आप कोई ऐसे नागरिक हो जिनमें जन भावना हो, देश प्रेम हो, सामाजिक कोई संगठन हो, यानी कि हम एनजीओ जिसे कहते हैं, ऐसे वकील हो जिनको समाज का दर्द समझ में आता है, ऐसे गरीब लोग हों जो अपनी याचिकाएं दायर नहीं कर सकते, तो ये सब लोग जो है उनके जरिए, उनके लिए, उनके बिहाफ पे याचिकाएं दायर करते हैं और इन गरीब मजलूमों का फायदा होता है। इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इतना ज्यादा पावर है। जैसे तिहाड़ जेल में जो एक बंदी है उसके लिए काम किया गया। अब ऐसी चीज आ गई जो कभी भी सोच नहीं सकते थे कि बेचारा करेगा, वो तो गरीब जेल में पड़ा हुआ है, उसके लिए किसी ने कुछ काम किया तो वो फिर उसको न्याय मिला। लेकिन अब क्या है कि न्यायालय ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज भी आई, न्यायालय ने एक ऐसे PIL पे, अब आप देखिए, आप एक साहब हैं, आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है। पहले क्या होता था, सीधा चुनाव लड़ते थे, लोग आपको जानते थे क्योंकि आप बाहुबली थे, पैसा था आपके पास, मसल पावर था, आप जाके लड़ जाते थे, जीत भी जाते थे। अब आपको क्या करना है, न्यायालय ने कहा आपको लड़ना है, चलिए अपनी संपत्ति बताइए, चलिए अपनी आय बताइए, चलिए अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, एक एफिडेविट दीजिए, इन सब के लिए एक एफिडेविट जरा दायर करिए, मतलब बाकायदा नोटराइज ठप्पा लगा हुआ एक शपथ पत्र हमें दीजिए। इस सब से मुझे और आप जैसे लोगों को पता चलेगा कि जिसको हम इलेक्ट करने वाले हैं कितने कोर्ट केस हैं इन पर, क्या संपत्ति है इनकी, कितने एडुकेटेड हैं, ये पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है, ये सारी जानकारी मुझे आपको मिल जाएगी। अब हम समझदार हैं, हम अगर इनको इलेक्ट करें तो ये हमारी समझदारी, नहीं करें तो ये भी हमारी समझदारी। तो जनहित याचिका इतनी ज्यादा हो गई पॉपुलर, इतनी ज्यादा आ गई कि अब जरा देखिए, इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, इसका एक ड्रॉबैक भी है। हमने देखा कि एक जस्टिस लोढ़ा साहब थे या कौन साहब थे, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे अभी रिटायर हुए हैं, जस्टिस गोगोई, उनके पहले जो साहब थे वो रोने लगे थे। वो इसलिए रोने लगे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने सारे केसेस हैं, हमारे पास जजेस ही नहीं है, हमारे पास उन केसेस का निपटारा करने के लिए लोग ही नहीं है। अब जब PIL इतनी सारी आ गई, इतनी सारी आने लगी, तब वैसे ही सालों साल केस खिंच जा रहे हैं। अब PIL इतनी दायर होने लगी तो जज क्या करेंगे, तो न्यायालय क्या कर, अब PIL जो होती है नॉर्मली कार्यपालिका से रिलेटेड होती है, विधायिका से रिलेटेड होती है कि देखिए हमारा ये काम नहीं किया इन्होंने, हमारा वो काम नहीं किया, विधायिका से रिलेटेड होता है। अब कार्यपालिका और विधायिका का जो काम है वो जुडिशरी क्यों करे, जुडिशरी को सॉल्व करना पड़ रहा है। न्यायपालिका बेचारी वो काम कर रही है जो कार्यपालिका और विधायिका नहीं कर पाती है, नहीं करती है, या मजबूरन नहीं करना चाहती है, या फिर आदतन नहीं करना चाह रही है। तो ये PIL जो है ना, ये थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। जैसे वायु और जो आपके ध्वनि प्रदूषण ना हो, अगर कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा, ध्वनि प्रदूषण हो रहा, भ्रष्टाचार का मामला है, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गया कि भाई चुनाव का सुधार करिए, ये किसके काम है, ये न्यायपालिका के काम थोड़ी ना है, ये है विधायिका के काम, ये है कार्यपालिका के काम। अब ये न्यायपालिका इसमें फंस जाती है तो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाती है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका और चुके हैं पहले कि जो न्यायपालिका है उसको व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करने का दायित्व मिला हुआ है, यानी जुडिशरी जो है हमारे आपके जैसे लोगों की जो सुरक्षा है या हमारे अधिकारों की सुरक्षा जुडिशरी के हाथ में है, न्यायपालिका के हाथ में है। तो होता कैसे है ये, संविधान ने क्या इसके लिए किया हुआ है। संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी दो विधियां हैं, दो तरीके हैं जिससे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आपकी और हमारी अधिकारों की रक्षा करता है। पहले तो वो रिट जारी कर सकता है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं।
रिट मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज जो सुप्रीम कोर्ट को दिखती है, उसके ऊपर वो अपना निर्णय ले सकता है, स्वतः खुद सुओ मोटो भी कर सकता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है जिसको हम कहते हैं मैंडमस, और हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, ये सारी चीज आती हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, आप उसके पास जाते हैं और वो काम नहीं कर रहा है बल्कि आपको बेइज्जत करता है, तो अब इसका क्या करेंगे आप? तो उसके लिए न्यायालय आपकी मदद कर सकता है। तो उच्च न्यायालय भी, केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी ये रिट जारी कर सकता है, उसके पास भी ये शक्ति है। दूसरी चीज क्या है कि अगर बाय चांस लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका है और या कोई भी सरकार का जो ऑर्गन है, वो कोई ऐसा कानून, लॉ या रूल या रेगुलेशन ऐसा कुछ घोषित करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, गैर संवैधानिक कहते हैं इसको, अगर ऐसी चीज दिखती है तो सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को गैर कानूनी बता सकता है। एक न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं इसको, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि ये जो लॉ बना है क्या ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, संविधान के अनुसार है, या संविधान के विरुद्ध है। यदि वो इस लॉ को पाता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसके विपरीत है तो उसे वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब आप देखें कि जो संघीय संबंध है उसके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, शक्ति है। अब संघीय संबंध क्या हुए, यानी आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो ये संघीय रिलेशनशिप है जिसको मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, यदि ये कोई कानून बनाती है, ये कोई लॉ पास करती है, लेकिन एक स्टेट है, मान लीजिए तमिलनाडु है, उसको लगता है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये उनकी यूनियन लिस्ट में नहीं है, ना ही ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो स्टेट लिस्ट में है, जिससे संबंधित स्टेट कानून बना सकते हैं, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इन्फिल्ट्रेट कर रही है, क्यों कानून बना रही है? तो ये स्टेट जो है वो किसके पास जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। वो जाके कह सकता है कि ये जो हमारी जो स्टेट लिस्ट है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून बना दिया गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत हो जाती है तो वो इस कानून को फिर रद्द कर सकती है, इसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी को हम कहते हैं संघीय संबंध। इसमें भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या दिक्कत, क्योंकि होता यह है कि हम जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही स्टेट गवर्नमेंट हो। जैसे अगर एग्जांपल ले, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी ने अगर कोई ऐसा कानून पास किया जो अगर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे स्टेट लिस्ट में इन्फिल्ट्रेशन है, या छत्तीसगढ़ या और भी 4-5 जो सरकार है वो मिलकर उनको लगता है, तो वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एक आपको याद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब ये है कि बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेड लेबर जो खरीद फरोख्त होती थी खासतौर पे औरतों बच्चों की, और बच्चों को खासतौर पे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको खतरनाक काम में लगाना, जैसे पटाखों में लगा दिया या ऐसी चीज जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्हीं रिट के जरिए, इन्हीं PILs के जरिए, ये जो बाल श्रम वगैरह गए हैं, या ये कहें कि ये सब जो बंधुआ मजदूरी पे रोक लगी है उसका, वो इन्हीं सब का रिजल्ट है। तो इसीलिए जो PIL है, या ये कहें कि न्यायिक सक्रियता है, PIL तो ये हो गया कि लोग किसी और के नाम पे डरते हैं और ये पूरी पब्लिक से रिलेटेड होता है, पूरे देश की पब्लिक से रिलेटेड होता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है जिसे हम जुडिशियल एक्टिवनेस कहते हैं। ये क्या है कि लोग सक्रिय हैं और न्यायालय भी सक्रिय है। ऐसे बहुत सारे ऐसे
मुद्दे हैं जिन पर कोर्ट्स ने विचार किया है। जैसे अब एक जेल है, उसके अंदर कोई कैदी है, उसकी आंखें फोड़ दी गई। आपको याद होगा कि बिहार में एक केस हुआ था जिसमें सबकी आंखों में आंखों की दवाई बोल के सबकी आंखें फोड़ दी गई थी। पत्थर की खदानों में बहुत ऐसी अमानवीय अवस्था है कि लोग अंदर जाते थे, खदान दब जाती थी, लोग मर जाते थे, कोई उनकी सुनवाई नहीं। और ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पे लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, उनका जो यौन शोषण होता था, उन सबको जो रोक हुई है, इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी आम जिंदगी में, इन सब को ख़त्म करने में ये PIL और जो न्यायिक सक्रियता है उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। ख़ास तौर पे जो गरीब है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों को और अर्थपूर्ण बना दिया गया इससे। ये है कोर्ट और ये है संसद। तो न्यायपालिका और संसद के बीच में भी तो कुछ रिलेशनशिप है। तो न्यायपालिका ने जो अधिकार है उसके मुद्दे पर तो वो काफ़ी सक्रिय दिखाई देती है ना, वो काफ़ी सक्रिय आपको दिखती है। लेकिन अगर राजनीति, यानी अगर कोई पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स मतलब सरकार बनाना, बेसिकली यही होती है। तो राजनीतिक व्यवहार, अगर किसी का पॉलिटिकल बिहेवियर, उसका बर्ताव, चाहे वो पार्टी का हो चाहे इंडिविजुअल का हो, अब वो अगर ऐसा व्यवहार हो गया जो बिल्कुल जिसमें कोई अंकुश नहीं है, वो ऐसा कोई कुछ काम कर रही है एक पार्टी या ऐसा कोई ग्रुप ऐसा कोई काम कर रहा है जो बहुत ही खतरनाक है, उन पे अंकुश लगाना ये भी न्यायपालिका की सक्रियता दिखाता है। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ चीज़ें इसमें न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं आती है, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आती है, और कई चीज़ें इसमें आती है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ, जो विषय पहले न्यायालयिक जो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं थे, वो आज भी इसमें आ गए हैं। कहने का मतलब पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ इसमें नहीं आती थी, लेकिन इतना एक्टिवनेस हो गई है कि अब राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी जुडिशियल रिव्यू में आ गई हैं। मैं आपको एक हवाला मामले की बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका, जो हमारा कार्यपालिका मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको समझ लीजिए, और बाद में जो IAS वगैरह है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यपालिका को बाकायदा आदेश दिए। कार्यपालिका की जो अलग अलग संस्थाएं, ऑर्गन, उनको आदेश दिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, और क्या दिए, हवाला मामला था, बड़ा फेमस मामला था, इसमें नर्सिंग मामला था, ये भी बड़ा फेमस मामला था, और इस तरीके से पेट्रोल पंप का बड़े बड़े बेतरतीब तरीके से अवैध आवंटन हो रहा था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हवाला हो जाए, चाहे नर्सिंग मामला हो जाए, चाहे पेट्रोल पंप वाला मामला हो जाए, इन सब की जांच CBI को बोला, CBI इसकी जांच करिए आप, और जो भी भ्रष्ट इसमें पाया जाता है, कोई भी नौकरशाह, कोई भी ब्यूरोक्रेट इसमें दिखाई देता है आपको, तो उसको आप कानून के सामने लाइए। तो ये एक तरीके से सक्रियता है। लेकिन इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जो है निर्देश किसके लिए दे रही है? खासतौर पे कार्यपालिका के लिए दे रही है। तो कार्य की स्पष्टता तो दी गई है संविधान में, बिल्कुल सीमित बंटवारा है कि भाई ये जुडिशरी का काम ये है और कार्यपालिका का काम ये है, और जो विधायिका है उसका काम ये है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कभी ये जो क्लैरिटी इतनी कभी कभी फेड हो जाती है कि ये जो विभाजन है उसके बावजूद भी जो संसद है, यानी कि जो हमारी विधायिका है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी संसद और न्यायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बीच में जुडिशरी और कार्यपालिका, जुडिशरी और विधायिका, इसके बीच में टकराव देखा जाता है। हमने कई बार इसकी टकराव की स्थिति हमने देखी है। अब संविधान जैसे लागू हुआ, संविधान जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रोकने के लिए जो संसद की शक्ति है उस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इसमें हुआ यह था कि संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है उसके लिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में शामिल था, ये हमारे फंडामेंटल राइट में शामिल था। पहले हमारे 7 अधिकार हुआ करते थे, अब 6 रह गए। अब ये जो अधिकार है हटा दिया गया। तो संसद ने इस राइट टू प्रॉपर्टी को पे प्रतिबंध लगाना चाहती थी ताकि वो भूमि सुधार वगैरह कुछ कर सके। लेकिन न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय जो जुडिशरी उसने निर्णय दिया कि जो मौलिक अधिकार है, मैंने जैसे बताया पहले मौलिक अधिकार में आता था
कि संसद कहीं भी, ये जो संसद है कहीं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, रोक नहीं कर सकती, प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो अब भूमि सुधार तो लागू नहीं हो पाए। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। अब संसद ने तब क्या किया, संसद के पास तो पावर था कि चलो हम एक काम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन अगर आप करेंगे भी, अगर संसद जो है संविधान में संशोधन करेगी तब भी आप फंडामेंटल राइट को नहीं रोक सकते। तो संसद और न्यायपालिका के बीच में ये विवाद हो गया। आप समझ गए विवाद क्या था? तो एक तो ये था कि भाई किसी की जब निजी प्रॉपर्टी है उसका लिमिटेशन क्या है, उसका दायरा क्या है, मौलिक अधिकार को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, संसद कर सकती है नहीं कर सकती मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़, और संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन हो रहा है उसके पास कितना पावर, वो कितनी संशोधन कर सकती है, किस किस चीज में संशोधन कर सकती है, और क्या संसद जो नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसको लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जिससे जो फंडामेंटल राइट्स है वो बाधित हो, वो रुके जाए, वो उन पे कोई चोट पहुंचे। ये सारे सवाल उठे। तो ये 1967 से 73 तक ये विवाद बड़ा गहरा होता रहा, क्योंकि भूमि सुधार कानून लगाना था। अब चाहे अब भूमि सुधार कानून के लिए जो नजरबंदी कानून है, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम है, या अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून है, इस पर यह हुआ कि इन सारे केसेस पे जुडिशरी और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में काफी विवाद जारी रहा। फिर 1973 की बात है, यहां पर जुडिशरी ने एक निर्णय दिया। निर्णय ये था, इसमें एक बड़ा फेमस केस है, आप बार बार सुनेंगे इसको, हम कहते हैं केशवानंद भारती। ये मुकदमा, ये बड़ा फेमस नाम है ये। तो इस मुकदमे में जो जुडिशरी है उसने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद के अलावा, संसद हो चाहे कोई भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका मूल ढांचे के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करेंगे तब भी आप नहीं कर सकते। तो न्यायालय ने दो काम किए थे। एक तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि जो जिसपे विवाद चल रहा था, संपत्ति का अधिकार है, उसके क्योंकि विवादास्पद था, उसके बारे में न्यायालय ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मूल जो ढांचा है उसका हिस्सा नहीं है। पहले तो ये कह दिया, इसका मतलब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसका मतलब अब गवर्नमेंट को थोड़ी सी छूट मिल गई कि राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है इसका हिस्सा। दूसरा ये क्या किया कि न्यायालय ने ये निर्णय करने का अधिकार अपने पास रख लिया कि कोई भी मुद्दा जो आया वो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो ढांचा है उसको तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 की इतना बड़ा विवाद हुआ। 1979 में राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट है, जो कि हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, उनको 6 कर दिया गया, इसको स्क्रैप कर दिया गया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हटा दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। तो न्यायपालिका विधायपालिका की कार्यवाही जो कार्यपालिका कर रही है, विधायिका कर रही है, उस पे हस्तक्षेप करती है। क्या उसको, मतलब ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या ये सही है कि न्याय जुडिशरी हर चीज में विधायिका के, जैसे एक लूज शब्द में कहता हूं, टांग अड़ाए? क्या ये सही है? संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने का तो अधिकार है, और अगर मान लीजिए एक संसद है, यहां पर एक बंदा है, उसने कुछ गलत बात कह दी या कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जो गलत हो गया, अब स्पीकर ने इनको बाहर निकाल दिया, तो क्या ये साहब जुडिशरी के पास जा सकते हैं? यानी अगर संसद के पास तो अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है ना, वो व्यक्ति क्या जा सकता है कि जुडिशरी के पास कि मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ, इस पे न्यायालय की शरण में जा सकता है? तो ये मुद्दे जो है आज भी अनसुलझे हैं, मतलब विवाद पनपता रहता है। तो जो संविधान यह व्यवस्था करता है कि जो न्यायाधीशों का आचरण हो या न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। यानी अगर मान लीजिए कोई एक केस है, बहुत बड़ा केस है हिंदुस्तान का, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे बाबरी मस्जिद का केस है, ये केस है, इसमें जो ये बहुत सालों से चला रहा था, जिसे राम जन्मभूमि विवाद कहते हैं। अब जो जुडिशरी ने इसमें एक फैसला दिया
अब इसमें काफ़ी पक्ष थे। ये बिल्कुल तय है कि जुडिशरी के किसी भी निर्णय पे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लोगों ने तो उंगली उठाई, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी ने बोला ना, तो उंगली लोग उठाते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। उस तरीके से नहीं रखते कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, लेकिन अपनी राय रखते हैं। तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि हम जब जुडिशरी की बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं और जो हमारे एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इनके बीच में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है, लेकिन हमेशा जुडिशरी की साख अभी भी उसी तरीके से विद्यमान है, अभी भी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही विद्यमान है। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हमने देखे जिसमें न्यायपालिका ने जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बाकायदा परिभाषा बताई कि देखिए इसमें ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है। विधायिका और जो न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर है, उसके बीच एक बहुत, जैसे कहें कि बहुत जैसे पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है ना, मतलब एक बड़ा संवेदनशील रिलेशनशिप होता है। इसमें थोड़ी सी भी अगर कुछ चूक होती है तो विवाद हो जाता है। तो ये बड़ा अत्यंत संवेदनशील मसला है और ज़रूरी ये है कि ये अपनी सीमा में काम करे और ये अपनी सीमा में काम करे, ऐसा ना हो जाए कि ये इस तरीके से काम करें ताकि बीच में कुछ कॉन्फ्रंटेशन हो। अब ये न्यायपालिका के बारे में बहुत एक समरी है या बहुत शॉर्ट में अगर हम करने की कोशिश करें, लेकिन मैं इसकी चर्चा करूंगा अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।